हेलो सभी को और आज के इस डीप डाइव में आप सबका स्वागत है, यानी मात्रक एवं मापन। हाँ, और भौतिक विज्ञान की शुरुआत ही यहीं से होती है। सही बात। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस विजुअल डीकोड में एक 3D तराजू दिख रहा है। ध्यान से देखिए, इसके एक पल्ले में वजन और स्केल रखें। हाँ, और दूसरे पल्ले में एक धड़कता हुआ दिल है जिस पर एक बड़ा सा एक्स यानी क्रॉस लगा हुआ है। हेडलाइन है कि भौतिक राशियां क्या हैं। बिल्कुल। तो भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे मापा जा सके, जैसे लंबाई या वजन। वेट, तो क्या ब्रह्मांड की हर चीज भौतिक राशि नहीं है? नहीं, हर चीज नहीं। हम सिर्फ वही चीजें फिजिकल क्वांटिटीज मानते हैं जिन्हें हम किसी पैमाने पर माप सकते हैं। ओ, अब समझा। और यहाँ इस एग्जाम अलर्ट में एक बड़ा ट्रैप दिया है। ट्रैप ये है कि क्या खुशी यानी हैप्पीनेस एक भौतिक राशि है? और इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि खुशी को मापने का कोई मात्रक या यूनिट नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई 5 किलो खुश है। ये पूरी तरह से व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव है। सही पकड़ा, ये तो काफी लॉजिकल है। चलिए अब तीसरी स्लाइड की ओर रुख करते हैं। इस 3D एनालॉजी को देखिए। एक तरफ सुनहरे बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे हैं जिन पर ABC लिखा है, और दूसरी तरफ उन्हीं ब्लॉक्स को जोड़कर एक बहुत बड़ी कांच की बिल्डिंग बनाई गई है। हाँ, तो ये ब्लॉक्स असल में मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। विज्ञान में सिर्फ 7 मूल राशियां होती हैं जो किसी और पर निर्भर नहीं करती, जैसे समय या लंबाई। व्युत्पन्न राशियां इन्हीं को जोड़कर बनती हैं। अच्छा, तो मतलब मूल राशियां अंग्रेजी के अल्फाबेट्स की तरह हैं और व्युत्पन्न राशियां उनसे बने शब्द हैं। टालने के लिए दूरी को समय से भाग देते हैं। और यहाँ एग्जाम अलॉट बॉक्स में एक और ट्रैप दिख रहा है। इनमें से कौन मूल राशि नहीं है? समय, द्रव्यमान या बल? और लोग अक्सर बल यानी फोर्स पर धोखा खा जाते हैं। बल मूल राशि नहीं है क्योंकि यह F=ma फॉर्मूला पर निर्भर करता है। मतलब जिसका फॉर्मूला है वो व्युत्पन्न नहीं होगी। बिल्कुल। चलिए अब दिशा के खेल को समझने के लिए अगली स्लाइड देखते हैं। इस 3D विजुअल में एक तरफ सोने के सिक्के रखे हैं और दूसरी ओर एक चमकता हुआ रॉकेट है जो ऊपर की दिशा में जा रहा है। तो सोने के सिक्के दर्शा रहे हैं अदिश यानी स्केलर राशियां। इनमें सिर्फ मात्रा होती है, जैसे 5 किलो सोना। पर रॉकेट दर्शा रहा है सदिश यानी वेक्टर को, जिसमें मात्रा के साथ दिशा या डायरेक्शन भी चाहिए। वेट, तो अगर मैं कहूं कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ा, तो ये क्या है? बिना दिशा के अगर आप बताएंगे तो ये सिर्फ दूरी है यानी अदिश राशि। पर अगर आप कहें कि उत्तर दिशा में दौड़ा तो ये विस्थापन बन जाएगा, यानी सदिश राशि। ओह वाह! लेकिन एग्जाम अलर्ट वाले रेड बॉक्स में एक अपवाद लिखा है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। करंट में दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, फिर भी ये अदिश राशि है। पर ऐसा क्यों? दिशा है तो वेक्टर होना चाहिए ना? क्योंकि ये सदिश योग के ज्यामितीय नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए दिशा होने के बावजूद ये स्केलर ही रहती है। वाह, ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला पॉइंट था। चलिए अब मापन के इतिहास वाली अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस 3D मेटाफोर को अगर हम डिकोड करें तो एक पुराना लकड़ी का बक्सा है। हाँ, जो MKS यानी एक पुरानी गियर वाली मशीन में बदल रहा है, और उस मशीन से बिजली चमकती हुई एक आधुनिक होलोग्राफिक पृथ्वी निकल रही है। हेडलाइन है MKS से SI तक। सही कहा। तो MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड एक अच्छी शुरुआत थी, पर अधूरी थी। उसी को अपग्रेड करके SI सिस्टम बनाया गया, जिसमें तापमान और करंट जैसी नई चीजों को जोड़ा गया। तो क्या पुराने सिस्टम अब दुनिया से बिल्कुल गायब हो गए? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एग्जाम अलर्ट बॉक्स आपको एक ऐसी चीज बताता है जो आज भी इस्तेमाल होती है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। याद रखें, 1 पाउंड लगभग 453.6 ग्राम के बराबर होता है। देखिए, FPS सिस्टम का पाउंड आज भी केक का वजन नापने के लिए यूज होता है, इसलिए ये कन्वर्जन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। केक वाले एग्जाम्पल से तो ये वैल्यू हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पर आते हैं जो SI सिस्टम की गहराई को दिखाती है। इस 3D विजुअल में ब्रह्मांड के बीचों बीच पृथ्वी है और उसके चारों ओर 7 चमकते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तंभ खड़े हैं,
लेकिन इसमें से जो के वाला स्तंभ है वो सबसे ज्यादा तेज चमक रहा है। ये 7 स्तंभ विज्ञान के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है, यानी 7 मूल राशियां। पर मेरी नज़र तुरंत इस रेड बॉक्स पर गई है कि के इतना क्यों चमक रहा है। यहाँ ट्रैप लिखा है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? और श्रोताओं को यहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सेल्सियस बिल्कुल नहीं है, बल्कि केल्विन है, यानी के। ओह, हम तो रोज सेल्सियस ही यूज करते हैं एसी या मौसम में। केल्विन क्यों? क्योंकि केल्विन एब्सोल्यूट जीरो यानी परम शून्य से शुरू होता है, जो पूरे ब्रह्मांड में फिक्स है। इसलिए विज्ञान इसको स्टैंडर्ड मानता है। सेल्सियस तो सिर्फ पानी के हिसाब से बनाया गया था। ओह, अब क्लियर हुआ। चलिए, अब अगली थोड़ी जटिल स्लाइड को डिकोड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक पारदर्शी 3D ग्लास बॉक्स के अंदर एक 2D समतल कोण यानी रेडियन रखा है। और उसी बॉक्स में एक 3D ठोस कोण यानी स्टेरेडियन रखा है, और इनके बगल में एक MLT लिखा हुआ चमकता क्यूब हवा में तैर रहा है। यहाँ हम संपूरक राशियां और विमीय सूत्र यानी डायमेंशंस पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो MLT वाला फॉर्मूला है ना, ये इक्वेशंस जांचने के लिए फिजिक्स का स्पेल चेक होता है। स्पेल चेक मतलब इक्वेशन सही है या नहीं ये बताता है? बिल्कुल। अगर लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशंस मैच ना हो तो मान लीजिए कि फॉर्मूला ही गलत है। एक और डाउट है मेरा। हाँ। क्या हर चीज जिसका यूनिट होता है उसकी डायमेंशन भी होती है? यहाँ एक बड़ा रेड अलर्ट भी है इसके बारे में। हाँ, बताइए ट्रैप में क्या लिखा है? ट्रैप ये है कि क्या कोण यानी एंगल की विमा होती है? और इसका उत्तर है नहीं। कोण डायमेंशनलेस होता है। इसका मात्रक तो रेडियन है, लेकिन विमाएं कट जाती हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 लंबाइयों का अनुपात है। ओह, तभी इसका कोई MLT फॉर्म नहीं बनता। अब 10 की घात वाली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 3D सीढ़ियां हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं। हाँ, और सीढ़ियों पर लिखा है माइक्रो, मिली, किलो, मेगा और गिगा। और हर स्टेप पर 10 की घात लिखी हुई है। ये बेसिकली बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं को आसानी से लिखने का तरीका है, जिसे हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। पर क्या सच में एग्जाम्स में सिर्फ ये प्रीफिक्सेस पूछे जाते हैं? हाँ, और एग्जाम अलर्ट बॉक्स में इसका सबसे जरूरी जवाब छिपा है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर कितना होता है? जो यहाँ लिखा है 10 की घात -9 मीटर होता है। सही पकड़ा। नैनो टेक्नोलॉजी के दौर में ये एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल बन गया है, और नैनो को 9 से याद रखना आसान भी है। सही कहा। ये ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो चलिए, अब अंतरिक्ष वाली अगली स्लाइड पर चलने का समय आ गया है। इस 3D मैप को डिकोड करते हैं, जहां पृथ्वी से सूर्य तक एक रेखा खींची गई है जिसे AU लिखा है। और एक पूरी आकाश गंगा को लाइट ईयर से दर्शाया गया है। साथ ही तारों के बीच का एक बड़ा जाल पार्सेक को दिखा रहा है। ये सब खगोलीय दूरियां हैं। AU का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। मुझे ना हमेशा से हैरानी होती है कि अंतरिक्ष में किलोमीटर जैसी इकाइयां एकदम बेकार क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अंतरिक्ष इतना विशाल है कि किलोमीटर में नंबर लिखना लगभग असंभव हो जाता है। राइट। और रेड बॉक्स में यहाँ छुपे दोहरे खतरे पर मेरी नजर है। पहला ट्रैप कि प्रकाश वर्ष समय का नहीं, दूरी का मात्रक है। और दूसरा ट्रैप ये है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं, बल्कि पार्सेक है। श्रोताओं को इन दोनों ट्रैप से सच में बचकर रहना चाहिए। काफी कंफ्यूजन्स होते हैं इसमें। हाँ, साल सुनकर कोई भी इसको समय का यूनिट मान लेगा। तो आइए अब वैज्ञानिक यंत्रों वाली स्लाइड की ओर इशारा करते हैं। स्क्रीन देखिए, 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ हाइड्रोजोन है जिसमें पानी की बूंद और बीकर है, जिसे हाइड्रोमीटर लिखा है, और दूसरी तरफ हाइग्रोजोन है जिसमें बारिश करता हुआ 3D बादल है, यानी हाइग्रोमीटर। साथ में बैरोमीटर और लैक्टोमीटर के आइकन भी हैं। हाँ, हम यहाँ बैरोमीटर जो वायुमंडलीय दबाव मापता है और लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता मापता है, उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। पर सच कहूं तो ये हाइड्रो और हाइग्रो नाम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम में तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। उसी कंफ्यूजन के लिए एग्जाम अलर्ट बॉक्स में एक शानदार ट्रिक दी गई है। हाइड्रो में D आता है यानी डेंसिटी, तो ये पानी या तरल का घनत्व नापता है। ओह वाह। और हाइग्रो में G आता है, मतलब गैस या हवा, तो हाइग्रोमीटर हवा की नमी मापता है। ये ट्रिक सच में लाइफ सेवर है। चलिए अब यंत्रों की आखिरी स्लाइड पर चलते हैं।
इस विजुअल में एक तरफ स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और पानी के अंदर एक पनडुब्बी यानी सोनार के 3D आइकॉन है। और दूसरी तरफ एक डिजिटल एम्पियर और एक सुई वाला गैल्वेनोमीटर अगल-बगल रखे हैं। यहाँ हम स्पीड और दूरी के बीच का अंतर समझ रहे हैं। स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी की उस वक्त की यानी इंस्टेंट गति बताता है, जबकि ओडोमीटर अब तक तय की गई कुल दूरी को मापता है और सोनार पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाता है। मेरी एक छोटी सी डाउट है यहाँ, गाड़ी में तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों एक ही जगह होते हैं ना, फिर विज्ञान इन्हें अलग कैसे देखता है? क्योंकि उनका काम अलग है। एक सिर्फ उस मोमेंट की स्पीड बताता है और दूसरा पूरा डिस्टेंस। अच्छा, अब इस रेड बॉक्स को देखिए। ट्रैप ये है कि एमीटर और गैल्वानोमीटर दोनों करंट मापते हैं, तो उनमें अंतर क्या है? और ये सूक्ष्म अंतर ही एग्जाम में मार्क्स दिलवाता है। एमीटर सिर्फ करंट की मात्रा बताता है, जबकि गैल्वानोमीटर मात्रा के साथ साथ करंट के दिशा यानी डायरेक्शन भी बताता है। मतलब एमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है। एकदम सही। अब हम इस डीप डाइव की आखिरी स्लाइड पर आ गए हैं। इस विजुअल को अगर हम डिकोड करें तो एक चमकती हुई जादुई किताब है जिसे नॉलेज लिखा है। और उस किताब से ऊर्जा निकलकर कुछ गियर्स को घुमा रही है जिन पर रिवीजन लिखा है। मात्रक और मापन भौतिक विज्ञान का आधार जरूर है, लेकिन जो अगली चुनौती आएगी वो है गति यानी मोशन। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए बहुत बहुत आभार। और आखिरी अलर्ट जो यहाँ है वो मैं पढ़ देता हूँ। सिलेक्शन बराबर नॉलेज प्लस रिवीजन। इस मटेरियल को बार बार दोहराएं। बिल्कुल, बिना रिवीजन के ये सब फैक्ट्स दिमाग से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डीप डाइव। रुकिए, अंत में मैं एक विचारोत्तेजक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने दुनिया भर की चीज़ों को मापना सीखा, लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हमारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ भी है जिसे मापना आज के इस आधुनिक विज्ञान के लिए भी पूरी तरह असंभव है? वाह, ये तो सच में काफी सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, तो भविष्य में कभी अगर इंसान ने उसे मापने का तरीका ढूंढ लिया, तो उसका मात्रक या यूनिट क्या होगा? इस पर ज़रूर विचार कीजिए।